अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है वो है मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट्स से रिलेटेड। इसमें हम कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ कैलकुलस, जिसमें आएगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। फर्दर हम देखेंगे कि किस तरह से फंक्शंस को हम डिफाइन करते हैं एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, क्लियर है। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम का पता होना चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स का जब तक हमें आइडिया नहीं होगा हम फर्दर फंक्शंस को डिफाइन नहीं कर सकते, और जब हम फंक्शंस को डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो फिर हम डिफरेंट ग्राफ्स के किस तरह से हम उसको ग्राफिकली स्टडी कर सकते हैं जब तक हमें कोऑर्डिनेट्स का पता नहीं होगा। कोऑर्डिनेट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम इसकी बिल्कुल ही एक बेसिक डेफिनेशन करेंगे ताकि आपको जो है वो इसका आइडिया हो जाए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, मींस कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, फिर इसमें हम फर्दर एक्सिस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी बेसिक डेफिनेशन कर लेते हैं जो कि आपके लिए अंडरस्टैंडेबल हो। तो देखें, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो दो, अगर आपके पास एक्सिस हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इसकी डेफिनेशन देखें, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस या फिर लाइंस। एक्सिस तो नहीं, हम उनको भी लाइंस कहेंगे स्टार्ट में। अगर आपके पास दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या होता है कि वो 90 डिग्री का एंगल्स बनाती हैं। और परपेंडिकुलर के लिए हम ये वाला साइन भी यूज कर सकते हैं। टी को अगर हम उल्टा लिखें और साथ में आ रही तो ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। लाइंस इंटरसेक्ट, जो कि इंटरसेक्ट करें एट अ पॉइंट। वो पॉइंट कौन सा होगा? अगर तो आप कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो वो पॉइंट होगा हमारे पास ओरिजिन। ठीक है, फर्दर देखें इसका, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट एट ओरिजिन। वो किस पे इंटरसेक्ट करें? ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करें। ओरिजिन को हम यूजुअली कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं। और अगर आप इसके कोऑर्डिनेट्स देखें तो दो होते हैं, एक तो एक्स होता है और सेकंड वाला हमारे पास होता है वाई। ठीक है, और ये क्या करती हैं? दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस डिवाइड्स प्लेन इन 4 इक्वल पार्ट्स। पहली बात तो ये किस पे इंटरसेक्ट करेंगी? ये ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करेंगी। और जो उन दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस से जो प्लेन बनेगी वो 4 इक्वल पार्ट्स में उस प्लेन को कट करेगी, मींस उसको डिवाइड करेगी। अब इन दो लाइंस को हम क्या कहेंगे? दीज लाइंस आर कॉल्ड एक्सिस। ये जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, म्यूचुअली का मतलब ये होता है कि एक लाइन दूसरी पे परपेंडिकुलर है और दूसरी लाइन जो है वो पहली वाली पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, एंड सिस्टम इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम। वो जो दो लाइंस थी वो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाती हैं। और ये जो पूरे का पूरा सिस्टम जो इस तरह से बनेगा उसको हम क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे। ठीक है, होप सो आपका क्लियर हो गई होगा कंसेप्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम से रेलिवेंट। इसको फर्दर अंडरस्टैंड करने के लिए हम थोड़ा सा ग्राफिकली भी इसको देखते हैं कि ये किस तरह से वर्कआउट करता है। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन की कोऑर्डिनेट सिस्टम की, इसके ग्राफिक्स की तरफ अब हम मूव करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आपने ड्रा करनी है। आपको पता है कि अगर एक लाइन इस तरह से हम ड्रा करेंगे, दो लाइंस हमने परपेंडिकुलर ड्रा की हैं और जो कि एक लाइन दूसरी पे परपेंडिकुलर और दूसरी लाइन पहले वाले पे परपेंडिकुलर है। ये दोनों आपस में एक पॉइंट पे आपने देखा है कट कर रही हैं। वो पॉइंट, उसको हम कैपिटल ओ का नाम देते हैं। और इसमें जो एक्स की वैल्यू होती है वो भी 0 होती है, वाई की वैल्यू भी 0 होती है और इसको हम ओरिजिन कहते हैं। ये जो दो लाइन्स हैं, एक को हम एक्स कह देते हैं और नेगेटिव साइड पे जो एक्स है उसको एक्स डैश कह देते हैं। इसी तरह ऊपर वाले को वाई, नीचे वाले को वाई डैश कह देते हैं। ठीक है, अब इसमें फर्दर हमने जो डेफिनेशन की थी वो ये कहा था कि ये दो लाइंस जो होंगी ये क्या कहलाती हैं? एक्सिस कहलाती हैं। तो एक्स और वाई वाली लाइंस भी एक्सिस कहलाएंगी और एक्स डैश और वाई डैश, एक्स डैश ये पूरी लाइन एक्सिस है और ये वाली भी एक्सिस है। और ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है इसको क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे। क्लियर है? ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम CS भी कह सकते हैं या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम कह सकते हैं। अब हम फर्दर मूव करते हैं फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ।
कैलकुलस को फर्दर और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए आपकी बेसिक्स स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपकी बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होंगी, आपके लिए जो है वो सब्जेक्ट भी इजी नहीं होगा और आपकी ग्रिप नहीं होगी। तो इसलिए हम बेसिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक्स में सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आया था। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं फंक्शन क्या होता है। जब हम फंक्शन की बात करेंगे तो डेफिनेटली इसकी डिफरेंट टाइप्स डिस्कस करेंगे। अब इसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो हमारे पास डिफरेंट होंगे। स्टेप बाय स्टेप हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले देखें फंक्शन क्या होता है। फंक्शन इज अ रूल। फंक्शन बेसिकली एक रूल होता है दैट असाइंस, जो कि असाइन करता है, देता है टू ईच एलिमेंट x दैट बिलोंग्स टू कैपिटल X। मीन्स कैपिटल X हमारे पास अगर कोई भी सेट है, फंक्शन जो डिफाइन होता है वो सेट टू सेट होता है। अगर आपके पास कोई भी X का कोई एलिमेंट है और एक ऐसा रूल आप डिफाइन कर दें कि उसके किसी भी एलिमेंट के लिए आप क्या असाइन कर सकें, अ यूनिक वैल्यू। यूनिकनेस की यहाँ पे कंडीशन जो है वो मस्ट है। अ यूनिक वैल्यू कह लें या फिर अ यूनिक एलिमेंट y बिलोंग्स टू कैपिटल Y। ये Y किससे बिलोंग करेगा? कैपिटल Y से। अगर आप इस तरह से एक रूल डिफाइन कर सकते हैं तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा। इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स भी हम देख सकते हैं। मैथमेटिकली अगर आप फंक्शन का एक्सप्रेशन देखें तो इसको किस तरह से लिखा जाता है, तो मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू y, या फिर y इज इक्वल टू f ऑफ x। इसी तरह से हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास f सच आगे दो डॉट्स लगा दें, कॉलन कैपिटल X टू कैपिटल Y। ठीक है, ये वाली जो y इज इक्वल टू f ऑफ x है, ये क्या है? ये फंक्शन की बेसिक फॉर्म है। ये फंक्शन की बेसिक फॉर्म है y इज इक्वल टू f ऑफ x। यहाँ पे आपने देखा होगा एक आपको y नजर आ रहा है और सेकंड आपको x नजर आ रहा है। ठीक है, अब एक एलिमेंट हमने क्या कहा है कि x के किसी भी एलिमेंट के लिए, x का अगर आप कोई एलिमेंट स्मॉल x1 लेते हैं, उसके किसी भी एलिमेंट के लिए क्या हो? y की एक यूनिक वैल्यू एग्जिस्ट करे। उसको अगर आप कैपिटल स्मॉल y1 लेते हैं तो मींस x1 के लिए जो है वो y1 लाजमी एग्जिस्ट करेगा। किस फॉर्म में? अगर हमारे पास एक फंक्शन f है जो कि कैपिटल X से कैपिटल Y की तरफ है। ओके, तो ये थी हमारे पास मैथमेटिकली हम किस तरह से फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस फंक्शन में जो है वो आपने दो चीजें देखी, एक तो f था, सेकंड एक कैपिटल X था और एक कैपिटल Y था। ठीक है, अब इनकी फर्दर डिटेल्स में जाने से पहले फंक्शन की हम एक एग्जांपल करते हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपके पास कोई भी स्क्वायर है तो इसका जो एरिया होता है वो x इंटू वाई वैसे तो होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, लेकिन स्क्वायर की फॉर्म में दोनों वैल्यूज आपके पास इक्वल होती हैं तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप x में चेंज करते हैं हमारे पास एरिया चेंज होता रहता है। दैट इज एनी चेंज इन x रिजल्ट्स इन चेंज इन एरिया। तो इट मीन्स ये हमारे पास फंक्शन है क्योंकि जो x की वैल्यू में चेंज जो है वो हमारे पास एरिया में भी चेंज देता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डोमेन और रेंज क्या होती है, क्योंकि अभी हमने फंक्शन की डेफिनेशन की, उसमें x और y इन्वॉल्व थे। जब ये दोनों इन्वॉल्व थे तो डेफिनेटली इनकी डोमेन और रेंज भी होगी। डोमेन क्या होती है? अगर आप कोई भी फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं x से y की तरफ, तो इस फॉर्म में इन दिस फंक्शन आप इस फंक्शन को किसी भी और लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं, जी से कर लें, एच से कर लें, किसी से भी कर लें। और x से y की तरफ हम कर रहे हैं, x और y बेसिकली फंक्शन डिफाइंड हमारे पास सेट्स पे होता है तो ये कैपिटल ही आप लिखेंगे। अगर आप इसके एलिमेंट्स की बात करेंगे तो वो स्मॉल में हम लेते हैं। ठीक है, ये चीजें आपने याद रखनी है। अब डोमेन क्या होती है? ये हमारे पास फंक्शन की नोटेशन है f सच दैट x टू y। इस नोटेशन में जो x की वैल्यूज होती हैं, क्या होती हैं? जो x की वैल्यूज होती हैं, द सेट कैपिटल X इज कॉल्ड डोमेन। ये हमारे पास क्या कहलाएगा? डोमेन कहलाएगा। कैपिटल X जो है वो डोमेन कहलाता है। अब हम आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि रेंज क्या है, तो आप कहेंगे कि y जो है वो रेंज होगी। जरूरी नहीं है, क्योंकि रेंज में जो है वो y के सारे एलिमेंट्स कंटेन करें, जरूरी नहीं होता। रेंज क्या होगी? इसमें जो उसकी फंक्शनल वैल्यूज होंगी। अगर आपके पास फंक्शन डिफाइन है इन f सच दैट x टू y, ये हमारे पास x टू y की तरफ डिफाइन है। अब इसकी रेंज आपने फाइंड आउट करनी है, तो रेंज इसमें होगी
द सेट ऑफ ऑल करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज। करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज का मतलब ये है कि जो भी आपने x की वैल्यू चूज की है उसके लिए आपके पास जो भी y आएगा, क्योंकि हमने अभी नेक्स्ट इसको स्टडी करेंगे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, तो आपको ये कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाएगा। द सेट ऑफ करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज कह लें या फिर एलिमेंट्स इन y इज कॉल्ड रेंज। ये क्या कहलाता है? रेंज कहलाता है। ठीक है, इज कॉल्ड रेंज ऑफ एफ। क्योंकि हम फंक्शन की ही बात कर रहे हैं तो ये जो रेंज होगी ये किसकी होगी? फंक्शन की ही रेंज होगी। ठीक है, ये डोमेन और रेंज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हम जब डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस करेंगे तो डेफिनेटली हम उनकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना सीखेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन अराइज होता है कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, क्योंकि ये दोनों टर्म्स जो हैं वो फंक्शन से लिंक्ड हैं, इसका आपको पता भी होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की बात आती है। इंडिपेंडेंट, जिस तरह नेम, अगर आप इसके नेम पे गौर करें तो इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि आज़ाद, जो किसी पे भी डिपेंड ना करे। आज़ाद का यही मतलब होता है कि हम कहते हैं कि अगर कोई इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट यही होता है कि वो किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर फंक्शन x से y की तरफ है, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं f ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू y। इसमें x जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। सॉरी, x यहाँ पे हमने कैपिटल लिखना था क्योंकि सेट की बात कर रहे हैं। सेट में जो है वो हमारे पास x को जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर से ही डिनोट करते हैं, तो इसलिए x को हम क्या कह रहे हैं कि ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए कि ये ऐसा वेरिएबल होता है जो किसी पे भी डिपेंड नहीं कर रहा होता, क्योंकि हमने इसकी डेफिनेशन में भी कहा था कि अगर x में चेंज जो है वो रिजल्ट करे चेंज इन y, या फिर x की कोई भी अगर आप वैल्यू लेते हैं स्मॉल x, उसके लिए हमारे पास क्या एग्जिस्ट करे? यूनिक y एग्जिस्ट करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इसका नेम हमें बता रहा है कि ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा होता है। फंक्शन के केस में हम क्या कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये दूसरे वेरिएबल में चेंज इस पे इफेक्ट करता है। फंक्शन अगर आप ले रहे हैं x टू y, और इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं x इज इक्वल टू एफ ऑफ y। अगर आप x की कोई भी वैल्यू लेते हैं तो उसके लिए y की एक वैल्यू लाजमी एग्जिस्ट करती है। मींस x जो है वो हम इंडिपेंडेंटली चूज कर रहे हैं, उसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं है, किसी भी चेंज के सिलसिले में वो नहीं आ रहा, लेकिन जो y है वो आपके पास क्या है? डिपेंडेंट है, क्योंकि जैसे ही आप फंक्शन में x रिप्लेस करेंगे आपके पास y की डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x। तो इस तरह से यहाँ पे हमने क्या देखा कि x हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बेसिकली जो डोमेन वाला वेरिएबल होता है वो x होता है, वो हमारे पास इंडिपेंडेंट है, और सेकंड वाला जो है वो डिपेंडेंट है। स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं कि फंक्शंस की जो है वो टाइप्स कौन सी होती हैं। डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, जिनमें से कुछ वेल नोन फंक्शंस की जो एग्जांपल्स हैं वो हम चेक करते हैं विद डेफिनेशंस एंड विद सम एग्जांपल्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रियल वैल्यूड फंक्शन। अब रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? जिस तरह आपके पास नेम से जाहिर है, रियल का मतलब ये है कि वो रियल वैल्यूड का मतलब ये है कि वो रियल वैल्यूज रखता हो। यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि कौन रियल वैल्यू रखता है, तो हमारे पास दो ही वेरिएबल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखें, इफ वेरिएबल्स यूज्ड इन फंक्शन, मीन्स फंक्शन में हम जो भी वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं, x है, y है या z है, कुछ भी वेरिएबल्स के उनके नाम हैं, वो क्या है? रियल। इफ वेरिएबल्स यूज्ड इन फंक्शन आर रियल नंबर्स, अगर वो रियल नंबर्स हैं तो इस केस में हम उस फंक्शन को क्या कहेंगे? रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे। क्लियर है? मीन्स जो वेरिएबल्स आपके पास इन्वॉल्व हैं, अगर वो दोनों के दोनों रियल हैं तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे? रियल वैल्यूड फंक्शन कहेंगे।
ठीक है, ये तो हमारे पास हो गई रियल वैल्यूड फंक्शन और उसकी डेफिनेशन हमने कर ली। और इसको चेक करना बहुत ही आसान है क्योंकि एक्स और वाई दो सेट्स हैं, अगर उसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व नहीं है तो इट मीन्स वो क्या होगा, रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन किया है, अभी तक हमने क्या किया है उसकी ज़रा समरी देख लें। फंक्शन की जो नोटेशन होती है वो एफ सच दैट एक्स टू वाई होता है। एक्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जो एक्स होता है उसको हम डोमेन भी कहते हैं और जो एफ ऑफ एक्स होता है इसकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज होती हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, रेंज कहलाती हैं। ठीक है, ये 4 डिफरेंट डेफिनेशंस हैं जो हमने डिस्कस की। और इसके अलावा जो हमने कहा है वो ये कहा है कि अगर एक्स भी रियल हो और वाई भी रियल हो, मीन्स एक्स की वैल्यूज भी रियल हों और वाई की वैल्यूज भी रियल हों, तो इस फॉर्म में इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे कि ये जो फंक्शन है वो है रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो इनकी नेक्स्ट हम एग्जांपल्स भी अच्छे तरीके से करेंगे। अभी आपके लिए इतनी इंफॉर्मेशन काफ़ी है, ग्राफिकली भी इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट टाइप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है अलजेब्राइक फंक्शन। अलजेब्राइक फंक्शंस कौन से होते हैं, तो इसकी डिटेल्स देखें। इसकी डेफिनेशन पहले हम डिटेल में कर लेते हैं। फंक्शंस which are defined by some algebraic expression। ठीक है, ये बेसिकली ऐसे फंक्शंस होते हैं जो किसी न किसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के थ्रू डिफाइंड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है वो बेसिकली डिफरेंट टर्म्स को एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर डिफरेंट अरिथमेटिक नोटेशंस के जरिए ज्वाइन करने को हम क्या कहते हैं, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या हुआ, ये हमारे पास होता है अरिथमेटिक ऑफ डिफरेंट टर्म्स। क्लियर है, मीन्स डिफरेंट हमारे पास टर्म्स है, उनको अगर हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन या इस तरह के बाकी किसी भी अरिथमेटिक साइन के थ्रू कंबाइन किया हुआ है तो वो हमारे पास एट द एंड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बन जाता है। फॉर सपोज 2x + 5x² + 7x³, ये हमारे पास क्या है, ये एक टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो ये क्या कहलाएगा, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाएगा। यहाँ पे आपने देखना है कि इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो इसकी पावर्स जो हैं, ये हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहलाता है। इसकी पावर्स के बारे में आपने देखना है कि यहाँ पे जो पावर है क्या वो नेगेटिव हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये आपका टास्क है। आपने ये चेक करना है कि क्या वाकई में ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी या नहीं होगी, और अगर नहीं होगी तो फिर उसके उस सिचुएशन में कौन से केसेस अराइज होते हैं, तो आप इसका आंसर जो है वो थ्रू कमेंट्स दे सकते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है वो है पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, ये थर्ड टाइप है हमारे पास। वैसे तो फंक्शंस की बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं लेकिन हम शॉर्टली और बेसिक टाइप्स और इम्पॉर्टेंट टाइप्स कर रहे हैं। अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म, हमारे पास किस फॉर्म का फंक्शन हो, p of x इज इक्वल टू an x पावर n प्लस an माइनस 1 x पावर n माइनस 1, एक एक पावर हम रिड्यूस करते जा रहे हैं, प्लस एंड सो ऑन। एट द एंड जो रिमेनिंग बचेगा वो होगा, यहाँ पे प्लस आएगा a1 x1 प्लस a नॉट। अगर आप कैपिटल X यूज़ कर रहे हैं तो थ्रू आउट कैपिटल ही यूज़ करेंगे, अगर स्मॉल यूज़ कर रहे हैं तो थ्रू आउट स्मॉल यूज़ करेंगे। तो a1 x1 प्लस a नॉट और x की पावर अगर आप 0 रखें तो वो डेफिनेटली 1 ही होता है। इस तरह का जो भी फंक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन कहेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि इसके कोफिशिएंट्स क्या हैं। कोफिशिएंट्स के बारे में वैसे आप ऑलरेडी फेमिलियर भी होंगे। जो भी वेरिएबल के साथ टर्म्स आती हैं, कांस्टेंट हो या फिर
कोई और अदर वेरिएबल में फंक्शंस हो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। इस केस में an एंड सो ऑन a1 a0 जो है वो हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। और जैसे ही हम अलजेब्राइक पोलिनोमियल की बात करें तो उसकी जो डिग्री होती है वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। नेक्स्ट हमारे पास एक और डेफिनेशन है, टाइप ऑफ ए फंक्शन में ही है ये भी, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन किसे कहते हैं, इफ, डेफिनेशन देखें, इफ डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, ऐसी पोलिनोमियल जिसकी डिग्री जो है, पोलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री क्या हो, इज 1, मीन्स जो लीनियर फंक्शन है वो बेसिकली स्पेशल टाइप है पोलिनोमियल फंक्शन की। ठीक है, ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन ही होता है, लेकिन कंडीशन क्या है, उसकी डिग्री 1 हो, देन कॉल्ड लीनियर फंक्शन। उसको फिर हम क्या कहते हैं, लीनियर फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट देखें कि इसकी अगर आप एग्जांपल्स कंसिडर करें तो इसके एग्जांपल्स में कोई भी ऐसा फंक्शन लिख लें जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो और वो क्या हो, पोलिनोमियल फंक्शन भी हो। फर्स्ट सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 5, और सेकेंड जो एग्जाम्पल है वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, थर्ड आप ले सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 3। ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, लीनियर फंक्शन कहलाएंगे, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस हमारे पास लीनियर फंक्शंस कहलाते हैं जिनमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो है वो 1 है, और वो सेकंड उन पे क्या कंडीशन है कि वो स्पेशल टाइप के अलजेब्राइक फंक्शंस हों। ठीक है, वो अलजेब्राइक फंक्शन जो है वो उस पे भी एक और कंडीशन है कि वो हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन हो। किस केस में, इन केस ऑफ लीनियर फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास टाइप देखें, आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, जिस तरह आइडेंटिटी नेम से जाहिर है कि जो जैसा है वैसा ही दूसरा सेट भी हो, तो इस पे जो फंक्शन डिफाइन होता है, अगर आप फंक्शन का नाम आई देते हैं, क्योंकि इसकी स्टैंडर्ड नोटेशन जो है वो आई ही है, और इसको कैपिटल एक्स, एक सेट कैपिटल एक्स से कैपिटल एक्स की ही तरफ डिफाइन करते हैं, तो उसको हम किस तरह से लिखेंगे, आई ऑफ स्मॉल एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये फंक्शन क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन, इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। इसको हम कहेंगे आइडेंटिटी फंक्शंस। मींस अगर आपने कोई फंक्शन डिफाइन किया है एक सेट से दूसरे सेट की तरफ, तो उसको हम आइडेंटिटी फंक्शन कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर फंक्शन एंड पोलिनोमियल फंक्शन, या फिर इसको इन अदर केस आप कह सकते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप between, what is the relation between polynomial function and algebraic function। इन दोनों functions के दरमियान जो है वो क्या रिलेशनशिप है, पोलिनोमियल फंक्शन और लीनियर फंक्शन। ठीक है, पोलिनोमियल का अलजेब्राइक के साथ भी रिलेशन आप डेवलप कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कमेंट करके। यहाँ पे बात हो रही है कि पोलिनोमियल फंक्शन की अगर आप डेफिनेशन करें तो यहाँ पे n उसकी पावर थी। ठीक है, उसकी अगर आपके पास n पावर है तो इट मीन्स n डिग्री की पोलिनोमियल है। ठीक है, और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो हमारे पास थी an x पावर n प्लस an माइनस 1 x पावर n माइनस 1 एंड प्लस एंड सो ऑन a1 x1 प्लस a नॉट। ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी। मीन्स अगर हमारे पास ये n डिग्री की है तो इसमें n टर्म्स होंगी और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, एक वेरिएबल की n पावर होगी। और अगर ये 2 डिग्री की है तो इसकी मैक्सिमम पावर आप 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन लीनियर फंक्शन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये स्पेशल टाइप का पोलिनोमियल फंक्शन है जिसमें n जो है वो 1 ही होगा। मीन्स उसकी पावर जो है वो 1 ही होगी। ठीक है, पावर ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन, अगर पोलिनोमियल फंक्शन की जो पावर है वो 1 हो तो वो वाला पोलिनोमियल फंक्शन क्या कहलाएगा, लीनियर फंक्शन कहलाएगा। मींस पोलिनोमियल फंक्शन क्या है, बेसिकली लीनियर फंक्शन ही है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि उसकी पावर, पोलिनोमियल फंक्शन की पावर n डिग्री तक कुछ भी हो सकती है, उससे ज्यादा कम हो सकती है, लेकिन लीनियर की पावर 1 ही होती है।